Hello students, I'm CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we would be starting with a new chapter in OC for Standard 11 student. The name of the chapter is Forms of Business Services Part 2. Okay students, so chapter number 5 was Forms of Business Services Part 1. Just to recall it, हमने उसमें sole proprietor पढ़ा था, HEF पढ़ा था and partnership पढ़ा था, isn't it? ये तीन forms of business organizations हमने पढ़े थे. पार्ट 2 में हम आगे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम देखते जाएंगे और आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी. ठीक है. तो सबसे पहला हमारा जो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले इट इज अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है. जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक अंडर स्टडी है दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. ओके. अब कोऑपरेटिव मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव मतलब मिलजुल के काम करना, कोऑपरेशन में काम करना. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मिलजुल के काम करना, कोऑपरेशन में काम करना. तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट थोड़ा बहुत इस चीज पे ही बेस्ड है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग में आ जाते हैं. जस्ट अ मिनट. कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले बात ये रखना, वॉलंटरी मतलब क्या होता है? वॉलंटरी मतलब स्व इच्छा, खुद की इच्छा से कोई चीज काम करना. आपने सुना होगा स्कूल में ऐसा बोलते हैं हमको वॉलंटियर्स चाहिए. कौन स्पोर्ट्स डे के लिए वॉलंटियर्स बनेंगे? वॉलंटियर्स मतलब क्या होता है? जो खुद वॉलंटियर कर रहे हैं, चेयर अरेंज करना, स्टूडेंट्स को बिठाना, टीचर्स को ग्रीट करना या उनको ऑनर में जो फ्लावर्स लाना है, व्हाटएवर जो भी वर्क होता है उनको असाइन किया जाता है. दे आर वॉलंटियर्स. वॉलंटियर्स खुद बनते हैं. ठीक है. तो वॉलंटरीली मतलब खुद से. तो सबसे पहले आ जाना कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, ये एक वॉलंटरी form of business organization. First thing is very much clear to you. Next, when a person with common interest get associated voluntarily, मतलब basically जो थोड़े लोग जिनका इंटरेस्ट कॉमन है, जो एक ही चीज चाहते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं फॉर अ कॉमन इंटरेस्ट. ठीक है. The individual form cooperative society to achieve definite objective. The objective of cooperative society is to promote economic interest of the member through cooperation among member. मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी ये चाहता है कि उसके अंदर जितने भी लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स. तो जितने भी मेंबर्स हैं सबका इंटरेस्ट अचीव हो, सबका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अचीव हो और सब मिलजुल के कोऑपरेशन में एक दूसरे के साथ काम करें. समझ आया? कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल get associated for upliftment of their economic interest on equal basis. कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सबका मकसद ये कि उन लोगों को एक दूसरे का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है, इकोनॉमिक गेन लाना है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना है. लेकिन अकेले नहीं, सबके साथ इक्वली सबका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए. तो ये बॉटम लाइन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिविजुअल्स, जो लोग हैं इंडिविजुअल, दे गेट एसोसिएटेड विद ईच अनदर. वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं. वो क्यों एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं? फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, फॉर हम बोल सकते हैं फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट. और ये सबका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कैसे अपलिफ्ट होना चाहिए? ऑन इक्वल बेसिस. क्लियर? तो बेसिकली अभी तक हम ये बात समझे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो पर्संस होते हैं, बेसिकली जो मेंबर्स होते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो सब अपना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करते हैं, अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, लेकिन इक्वली सबके साथ सबके कोऑपरेशन से. बॉटम लाइन क्लियर हो गया? मेन मकसद क्या है इस चीज का? अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगे? अब नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सबसे पहला नंबर वॉलंटरी एसोसिएशन. वही मैं बार बार रिपीट करी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, खुद से स्व इच्छा से, वॉलंटरी. सो देखो, इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जॉइनिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विटी. ठीक है. कोऑपरेटिव सोसाइटी इक्विटी के बेसिस पे एक साथ ज्वाइन करेंगे, वॉलंटरी एसोसिएशन है. तो सबसे पहले याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. ओके. सेकेंड पॉइंट है अपना इजी फॉर्मेशन प्रोसेस. कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने का प्रोसेस बहुत आसान होता है. ठीक है. सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज इजियर देन दैट ऑफ कंपनी.
आप कंपनी बनाओ या कोऑपरेटिव सोसाइटी, दोनों में से बनाना कौन सा इजी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन प्रोसेस है बहुत ज्यादा इजी होता है। Okay, minimum 10% join together and get it registered with the register of cooperative society under the cooperative society act. Minimum कितने members होने चाहिए cooperative society में? 10। मिनिमम कितने? कम से कम 10, 9 भी नहीं चलेंगे, 10 मेंबर्स मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रजिस्ट्रार होता है वहां पे जाके अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर करेंगे अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जैसे पार्टनरशिप एक्ट था उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होता है। उस एक्ट के तहत जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है वहां पे मिनिमम 10 लोग जाके अपने आप को रजिस्टर करेंगे तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हो जाएगी। इज इट क्लियर? विद रजिस्ट्रेशन, अगर जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई तो सोसाइटी को एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी। 10 लोग मिलजुल के काम करें लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं, तो दैट सोसाइटी इज नॉट अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन अगर उन्होंने रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाके रजिस्टर कर लिया खुद को, देन वो बन जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीगल आइडेंटिटी आ जाती है। तो सेकंड वन इज इजी फॉर्मेशन प्रोसेस, इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। थर्ड वन इज इक्वालिटी ऑफ मेंबर। स्टूडेंट्स कब से हम यही तो पढ़ रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर है कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, एवरीवन इज इक्वल। हर इंसान का इकोनॉमिक इंटरेस्ट वुड बी कंसिडर्ड एंड वुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। तो इक्वालिटी ऑफ मेंबर, यहाँ पे मेंबर सारे कैसे होते हैं? एक समान। कैसे होते हैं? एक समान, दैट इज इक्वालिटी। Members have an equal right, equal opportunity in cooperative society. There's no distinction among the member due to capital investment or any other reason. अगर कोई मेंबर ने ज्यादा कैपिटल लगाया और किसी ने कम, तो उन दोनों के बीच में भेदभाव होगा नहीं। दोनों के इक्वल राइट है, दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। कैपिटल या कोई भी दूसरे वजह से कभी भी डिस्टिंक्शन नहीं होता कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स में। हर मेंबर को इक्वल राइट और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। ठीक है, सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो अभी हमने कंक्लूड किया हुआ है, इक्वालिटी ऑफ मेंबर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो भी यहाँ पे आता है वो है सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक अलग आइडेंटिटी बन जाती है, ऑब्वियसली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रजिस्टर हो रही तो वो एक सेपरेट आइडेंटिटी बन गई। देखिए, विद द रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोऑपरेटिव सोसाइटी गेट्स अ लीगल एग्जिस्टेंस, उनका एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जाता है। एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेंबर डज नॉट इफेक्ट दिस एग्जिस्टेंस। मतलब अगर कोई मेंबर आया या कोई मेंबर गया, उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के लीगल एग्जिस्टेंस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रजिस्टर करवाया, वैसे ही वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया। कोई एंट्री करता है, कोई एग्जिट करता है, डजंट मैटर। तो फोर्थ पॉइंट इज सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी, इज इट वेरी मच क्लियर टू यू? Okay, fifth point is democratic management. Democracy मतलब क्या है? Of the people, by the people, for the people. Democracy का concept bottom line क्या है कि जो हम नेता चुनते हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हमारे बिहाफ पे ही काम करते हैं, हमारे लिए ही काम करते हैं। मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन मिलके पूरी कंट्री को नहीं चला सकती, तो हम अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को चुनते हैं जो कंट्री को चलाएंगे। दिस इज द बॉटम लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अगर आपके स्कूल में यू आर 70 पीपल, आपके स्कूल का फैन अच्छे से काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो आपकी क्लास का फैन अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या 70 के 70 बच्चे जाओगे प्रिंसिपल के पास? आप एक मॉनिटर हो गया या तो कोई आपका लीडर हो गया या कोई ऐसे आपने कमिटी बना रखी हो, आप वो जाएंगे, उनके द्वारा एक आधे दो लोग जाएंगे, दे वुड रिप्रेजेंट की मैम 11th E, say for example, का fan is not working and we are really facing very much difficulty. We have complained but it has not been resolved, whatever. तो क्या जो लड़की लड़का गया रिप्रेजेंट करने से उसकी समस्या है? नहीं, वो सबकी समस्या है, लेकिन वो लेके जा रहा है एक इंसान या दो इंसान। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अच्छा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कौन से मैनेजमेंट में काम करता है? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में। आपको डेमोक्रेसी एक बार समझ आ गया तो आपको ये पॉइंट समझ आएगा, इसलिए मैंने पहले आपको बैकग्राउंड किया, फिर अपन अंदर जाते हैं। ओके, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। A cooperative society is managed by the representative
इलेक्टेड बाय मेंबर। जैसे हम अपने कंट्री के हम कंट्री के लीडर सिलेक्ट करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव, उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी कौन मैनेज करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में से फॉर एग्जांपल 50 मेंबर है, तो 50 मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे और वो पूरी सोसाइटी को सबके बिहाफ में मैनेज करेगा। In company, voting right per share, but in cooperative society, voting right is per member. Very important. जो कंपनी होती है ना, उसमें क्या होता है, सपोज मेरे पास 4 शेयर्स है, तो मेरे पास कितने वोटिंग राइट है? 4। मैं अकेले 4 वोट कर सकती हूँ। और मेरे बाजू वाले जो मेरा पार्टनर आई मीन जो मेरा मेंबर है, उसके पास 10 शेयर है, तो वो 10 वोट कर सकता है। और बेचारा कोई इसके पास 1 है तो 1, मतलब प्रपोर्शनेटली होता है, बॉटम लाइन समझ लो, ठीक है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, मेरे पास 4, इसके पास 10, उसके पास 15,000, 2,000, 3,000, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका सिर्फ 1 ही वोट गिना जाएगा। तो कंपनी में वोटिंग राइट होता है पर शेयर, जितने शेयर उतना वोटिंग राइट। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग राइट होता है पर मेंबर, क्योंकि हमने पढ़ा ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में तो इक्वालिटी होती है, तो क्यों भेदभाव करेंगे, है ना। ओके, सिग्निफिकेंस इज नॉट टू कैपिटल बट सिग्निफिकेंस इज गिवन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। कौन कितना पैसा लाया इज नॉट इम्पोर्टेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए सब इक्वल होते हैं। एनी मेंबर कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी, कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। अगर कोई भी मेंबर को लगता है कि हम लोग को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है और हमको इलेक्शंस में खड़ा रहना है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन में, तो वो कॉन्टेस्ट कर सकता है इलेक्शन, नॉट एन इशू। भले उन्होंने कितना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया, कुछ भी, अगर वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है तो दे कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। The management of cooperative society is really democratic as compared to company. Hence, cooperative society is called training school of democracy. Cooperative society को democracy का training school बोला जाता है. So with this you got the 2-mark answer. Give reason why cooperative society is called training school of democracy. तो एक पूरा पॉइंट आप लिखोगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को सबसे पहले मैनेज कौन करता है? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी में वोटिंग राइट क्या होते हैं? पर मेंबर। कंपनी में होता है वोटिंग राइट पर शेयर, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है पर मेंबर। सेकंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट लिखोगे कोऑपरेटिव सोसाइटी सिग्निफिकेंस इज नॉट गिवन टू कैपिटल बट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। फोर्थ पॉइंट लिखोगे एनी मेंबर कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी एंड कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। मैनेजमेंट जो होता है पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी का इज वेरी मच डेमोक्रेटिक एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। 5 पॉइंट एंड आपको आराम से 2 मार्क मिल जाएंगे, है ना। चलो, सो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, डीएम लिख देती हूँ मैं, दैट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। 6th पॉइंट पढ़ते हैं, मेन मोटिव ऑफ सर्विस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रॉफिट कमाना इज नॉट द पर्पस, सर्विस करना है सब पर्पस। मतलब जो भी उनके मेंबर्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी जो भी कंसर्न्स है, वो सॉल्व करना उनका मेन मोटिव होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज टू सर्व इट्स मेंबर। जो उनके मेंबर्स है उनको सर्व करना कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव होता है। प्रॉफिट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट होता है, पर प्रॉफिट कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है? एक सेकेंडरी बात की बात होगी। मेन ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है उनके मेंबर्स को सर्व करना। ओके, मैंने आपको बताया वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं अपने मेंबर का, अपने मेंबर्स का लिविंग स्टैंडर्ड रेज करना चाहते हैं, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं, राइट। जैसे एग्जाम्पल आपको बोला है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका एम क्या है? कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनका एम है कि हर कंज्यूमर को फेयर प्राइस पे, सही दाम पे, सही क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मिले। किसी भी सप्लायर, किसी भी मैन्युफैक्चरर, किसी भी ट्रेडर से उनको चीटिंग ना मिले, ठीक है। तो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर फार्मर्स की कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी तो उनका मकसद होगा कि फार्मर को उनके प्रोड्यूस का राइट प्राइस मिले। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद होता है उनके मेंबर्स को सर्विस करना। सो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस क्या होता है? सर्विस टू इट्स मेंबर। प्रॉफिट होता है बट इट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मेन मोटिव होता है उनके मेंबर्स का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, उनको सेल्फ रिलायंट बनाना। एंड विद दिस आप एक एग्जांपल लिख दोगे। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होगा? कि कंज्यूमर को फेयर प्राइस पे प्रोडक्ट मिले। सो 6th वन इज मेन मोटिव ऑफ सर्विस। 7th पॉइंट इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो भी कमाई होती है, प्रॉफिट होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक फेयर रीत से होना चाहिए, ठीक है। तो
मतलब मेन मोटिव तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का सर्विस ही प्रॉफिट कमाने नहीं, बट जब सरप्लस इनकम आ जाती है सो प्रॉफिट मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ, जो भी लॉ में लिखा है। रेसिडुअल प्रॉफिट, और कुछ भी प्रॉफिट अगर बच जाता है तो इट इज यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ मेंबर ऑफ सोसाइटी। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पस तो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बट इफ समटाइम सरप्लस इनकम हो जाती है तो वो सारे मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। कैसे? एज पर लॉ। यहाँ पे इक्वली नहीं बोला, यहाँ पे बोला इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर लॉ। जो भी लॉ में लिखा है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट रहने दो, मत ज्यादा डिटेल में, जो एज पर लॉ डिस्ट्रीब्यूट होता है। और उसके बाद भी कुछ रेसिडुअल प्रॉफिट बच जाता है तो वो अपने मेंबर्स की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। गुड। 7th वन इज fair distribution of profit. Fair distribution of profit. 8th one is low price of share. मतलब जिस इंसान की इनकम बहुत कम है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी की शेयर का भाव बहुत कम होता है। तो जिस इंसान के पास कम इनकम है तो उसको डरने की जरूरत नहीं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बहुत आसानी से शेयर खरीद सकता है बिकॉज उसका प्राइस कम होता है। समटाइम इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दी जाती है इंस्टेड ऑफ पेइंग फुल अमाउंट एट वंस। कोई बोलता है कि हम इतना सारा पैसा एक साथ नहीं दे सकते आपके शेयर खरीदने के लिए, तो उनको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी दी जाती है कि आधा आधा करके पेमेंट कर लो। मतलब सारी सुविधाएं दी जाती है। ठीक है, तो 8th पॉइंट इज लो प्राइस पर शेयर। 9th पॉइंट इज वोटिंग राइट पर मेंबर। ये अभी हमने डिस्कस किया, कंपनी में वोटिंग राइट पर मेंबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वोटिंग राइट पर मेंबर। Each member is entitled to single vote regardless of number of shares held by them. हर मेंबर के पास सिर्फ एक ही वोट होता है रिगार्डलेस कि उनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, लेकिन वोट तो कितना होगा इनका, एक ही वोट गिना जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वन मेंबर वन वोट। क्या प्रिंसिपल फॉलो होता है? वन मेंबर वन वोट। हर मेंबर का एक ही वोट काउंट किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेनिंग क्लासेस आर प्लान टू प्रमोट इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। कॉन्फ्रेंस होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है जिससे लोगों के बीच में, मेंबर्स के बीच में एक भाईचारे का भाव आए और एक दूसरे को नॉलेज भी दे पाए। ठीक है, सो 9th पॉइंट इज वोटिंग राइट पर मेंबर रिगार्डलेस कितने नंबर ऑफ शेयर है, वन मेंबर वन वोट। वोटिंग राइट पर मेंबर। 10th पॉइंट separate institution from politics and religion. Separate institution from politics and religion. Membership of cooperative society is open irrespective of कौन से religion का है, कौन से caste क्या है, उनका sex क्या है, gender क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो मेंबरशिप है वो ओपन रहती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैन नॉट एक्सिस्ट ऑन पॉलिटिकल और रिलीजन प्रिंसिपल। कोऑपरेटिव सोसाइटी धर्म पे नहीं चलती, रिलीजन पे नहीं चलती कि ये धर्म का तो ही आ सकते हो, नहीं। इट इज ओपन फॉर ऑल। कोई पॉलिटिकल एजेंडा भी नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी पॉलिटिकल या रिलीजन बेसिस पे नहीं चलाई जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पॉलिटिक्स और रिलीजन से काफी दूर है। इट इज फार अवे फ्रॉम पीआर, दैट्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, उनसे दूर चलती है। ठीक है। 9th is separate institution from politics and religion. उसके बाद आ जाता है अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर। मिनिमम मेंबर कितने थे कोऑपरेटिव सोसाइटी में? 10, लेकिन मैक्सिमम मेंबर कैसे? अनरिस्ट्रिक्टेड। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स, सो दैट एज मेनी पर्सन कैन बिकम द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, तो 11th point is unrestricted number of member. Unrestricted ओके, तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक अभी पढ़े। सो लेट अस रिवाइज इट फर्स्ट। सबसे पहले एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। सेकंड पॉइंट है उसका फॉर्मेशन प्रोसेस बहुत इजी फॉर्मेशन प्रोसेस। वहां पे सारे मेंबर्स इक्वल है, इक्वालिटी ऑफ मेंबर। सेपरेट आइडेंटिटी, एक बार आप रजिस्टर हो जाओगे फिर आपकी आइडेंटिटी सेपरेट है। डीएम होता है, दैट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इसमें एक गिव रीजन भी था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से ट्रेनिंग स्कूल फॉर डेमोक्रेसी। 6 पॉइंट है मेन मोटिव होता है सर्विस करने का। मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस करने का। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट का, मतलब वैसे तो मेन यहाँ पे मोटिव होता है मतलब प्रॉफिट कमाना है, बट सरप्लस प्रॉफिट होता है तो एज पर लॉ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हर प्राइस की शेयर कम होती है तो जिसकी इनकम कम है वो भी खरीद सकते हैं। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी चाहिए तो समटाइम्स वो भी अवेलेबल होता है। वोटिंग राइट पर मेंबर होता है, नॉट पर शेयर।
और ये पॉलिटिक्स और रिलीजन से बहुत दूर है और यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं. सो ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. पर गो थ्रू करो. ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवांटेजेस क्या होते हैं. वंस वी हैव स्टडीड कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे उनके फायदे और उसके नुकसान. तो टू स्टार्ट विद वी वुड स्टडी एडवांटेजेस. दैट इज एडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. सबसे पहला फायदा इजी फॉर्मेशन प्रोसेस. राइट, हमने सेकंड नंबर का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना इजी, तो ये अच्छी बात होगी, एक फायदा ही हो गया. तो नो लेंथी लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनानी है तो कोई बहुत लंबा चौड़ा लीगल फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है. कितने पर्सन साथ में आएंगे? 10 पर्सन साथ में आएंगे. कोऑपरेटिव और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाएंगे और अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करा देंगे अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, आई मीन सेम ही चीज है. ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन प्रोसेस. सेकेंड एडवांटेज इसका ये है परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई मेंबर आया या गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता. कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यूअस रहता है. तो कोऑपरेट अब सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो वहां पे अगर किसी इंसान की डेथ होगी प्रोप्राइटर की, तो पूरा वो या इंसेन हो गया या सॉरी कुछ और इंसॉल्वेंसी होगी व्हाटएवर, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस परपेचुअल है. ठीक है, देखो एज सुन एज कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने रजिस्टर की ना, तो उसको एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है. किसी का डेथ, किसी की इंसॉल्वेंसी या किसी का रेजिग्नेशन ऑफ मेंबर, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को इफेक्ट नहीं करता. मतलब सोसाइटी की एक लंबी लाइफ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक लॉन्ग लाइफ है. इन शॉर्ट, अगर आपने एक बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराया, वो एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन गई. उसमें मेंबर की डेथ हुई, इंसॉल्वेंसी हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, उसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता. इट हैज अ लॉन्ग लाइफ. राइट, सो सेकंड वन इज परपेचुअल existence. Third point is open membership. कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबरशिप ओपन टू ऑल है, जो आना चाहे आ सकते हैं. रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इकोनॉमिक कंडीशन, ये कोई भी ऑब्स्टैकल नहीं है अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है. अगर आपको कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर बनना है तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे आप कौन से जेंडर को, आप कौन से रिलीजन की, आप कौन से कास्ट के, डजंट मैटर. ये सारी चीज कोई भी रुकावट, कोई भी ऑब्स्टैकल आपके लिए नहीं बनेगी. सो थर्ड पॉइंट इज ओपन मेंबरशिप. फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर. अच्छा, अब आपको पता होगा लिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी चैप्टर नंबर 5 है ना. अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो पार्टनर्स को या सोल प्रोप्राइटरशिप को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वो डेट पे ऑफ करना होगा. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द शेयर्स परचेज बाय देम. अगर मैंने 5000 के शेयर खरीदे तो कल को कुछ होगा तो मेरे 5000 रुपए ही जाएंगे. मेरे घर का कोई कार, बंगले, गाड़ी नहीं चले जाएंगे. ठीक है, सो क्या जाएगा अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर. तो यहाँ पे लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर. लिमिटेड लायबिलिटी पर्सनल प्रॉपर्टी आज पे नहीं आती. ठीक है, सो फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर. लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर. फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस. जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको गवर्नमेंट बहुत मदद प्रोवाइड करती है. Financial assistance is provided by the government to the cooperative society. This assistance is in the form of loan, grant, subsidy. मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफी मदद करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है. कैसी मदद? लोन देती है, सब्सिडीज देती है, ग्रांट्स देती है. ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट इज गवर्नमेंट असिस्टेंस. एक बार वापस इसको रिकैपिटुलेट करवा दो. सबसे पहले कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना इजी है. 10 लोग जाओ, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाओ, रजिस्टर करा दो, खत्म. कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस. कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर होगी, उसको लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया. फिर कोई मेंबर का डेथ होता है, इंसॉल्वेंसी होती है, रेजिग्नेशन होता है.
कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओपन मेंबरशिप, सबके लिए मेंबरशिप ओपन, आप कौन से रिलीजन के हो, कौन से कास्ट के हो, कौन से जेंडर के हो, डजंट मैटर, ये कोई भी रुकावट ऑब्स्टैकल नहीं है अगर आपको मेंबरशिप चाहिए। पार्टनर्स की लायबिलिटी, मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को काफी मदद करती है इन द फॉर्म ऑफ लोन, ग्रांट, सब्सिडीज। नेक्स्ट डीएम, क्या था डीएम? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अपन ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा तो अच्छी बात है, तो एडवांटेज में भी आएगा, ठीक है। सो ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज एंटाइटल्ड टू गिव सिंगल वोट पर डिसीजन, decisions are taken by majority, even every member has a right to contest election। सेम वही पॉइंट्स है जो अपन ने कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े थे कि यहाँ पे मेंबर्स जो हम रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं वो मैनेज करते हैं, 1 मेंबर 1 वोट हुआ जाता है, कोई भी इंसान कॉन्टेस्टेंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। इन शॉर्ट ये ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है। तो डीएम, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन वेरी मच डिटेल। सेमेटिस खर्चा कम होता है, कौन सा खर्चा? एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम, लेस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? थ्रिफ्ट, ऑनररी सर्विस टू मेंबर इज मेड अवेलेबल टू मैनेजमेंट। ऑनररी सर्विसेज मतलब क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, तो अपने मेंबर्स का फ्री में चेकअप करेगा, ठीक है। ऑनररी सर्विस मतलब वो मेंबर्स को के ऑनर में उनको सर्विस देता है, ठीक है, ओके। मैनेजमेंट इज ऑल्सो इकोनॉमिक, और एडवर्टाइजमेंट खर्चा तो होता ही नहीं, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस प्रॉफिट कमाना है नहीं, तो एडवर्टाइजमेंट तो वो करते नहीं, जो आया और सब अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली मेंबर्स एक दूसरे को ऑनररी सर्विसेज देते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट खर्चा नहीं होता, कोई मैनेजमेंट भी बहुत इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल मतलब सस्ते में काम निपटाने वाला, इकोनॉमिक, नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव। पूरा मैनेजमेंट इकोनॉमिक होता है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ही लगता है, ऑनररी सर्विस दी जाती है, तो ओवरऑल लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ओके। आगे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन, स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर, मोस्टली मेंबर्स आर ऑफ कस्टमर, मेंबर्स आर स्पेसिफिक एंड गुड्स आर सोल्ड ओनली टू देम। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो उनके मेंबर्स होते हैं उनको ही सामान बेचा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अंदर ही मेंबर्स ही कस्टमर्स होते हैं, तो स्पेशल class of customers। 9 strong competitor against trading institution। Sometimes trading institution is lure of more profit। कभी कभी जो बाकी के ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं होते, उनको ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लालच में वो अडल्टरेशन करते हैं, चीटिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सब कुछ नहीं करता। और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो सकता है ये सारी ट्रेडिंग यूनिट के लिए, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी सबका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करना चाहती है, वो कभी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करती। तो बोला जो ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशन है दूसरे, वो इन द लियर ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अडल्टरेशन करेंगे, ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, अलग अलग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसा कुछ नहीं करता। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो सकता है बाकी की ट्रेडिंग यूनिट्स के लिए, ठीक है। Ninth is strong competitor against trading units, trading institutes। Next is welfare activity of society। कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम यही है कि वेलफेयर एक्टिविटी करो, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस कैंप एट लो फीस या फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने बताया मेडिकल चेकअप का कैंप लगता है कि सारे मेंबर्स को या कम भाव में या एकदम फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल चेकअप होगा। डिस्पेंसरी सर्विस मिलती है, स्कूल्स, गार्डन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अपने गार्डन्स होते हैं, अपने स्कूल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे सर्विसेज लोग उनके मेंबर्स के लिए, भलाई के लिए वो लोग काम करते हैं। सो वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी। 11 पॉइंट इज ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। सुना सुना लग रहा है? ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी ये इटसेल्फ एक पॉइंट बना दिया है। डेमोक्रेसी प्रीडोमिनेट इन द मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रीडोमिनेंस क्या होता है? डेमोक्रेसी। सिग्निफिकेंस इज गिवन टू ह्यूमन बीइंग रादर देन कैपिटल। मैंने आपको बताया यहाँ पे पैसों का महत्व नहीं होता, ह्यूमन बीइंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डेमोक्रेसी रिमेन अलाइव इन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेंबर। दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक एजुकेशन देता है ऑफ डेमोक्रेसी, तो हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी से ट्रेनिंग स्कूल फॉर डेमोक्रेसी। तो आप दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हो। जो आपका थर्ड पॉइंट था ना, वहां पे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट
वो वाला पॉइंट और इसके भी 3-4 पॉइंट पिकअप कर लो। ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी अच्छा खासा 6-7 पॉइंट का एक आंसर बनाओ, 3 मार्क में आएगा तो भी अच्छी बात है ना। ठीक है, तो आप इसमें लिखोगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में प्रीडोमिनेंट चीज क्या होती है, डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कैपिटल को हमें ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट पॉइंट इज 12 इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी यही चाहता है कि उसके मेंबर्स, सारे मेंबर्स का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो और सारे मेंबर्स का ग्रोथ हो। ठीक है, तो देखो cooperative society give important contribution towards the growth of member. Example, consumer cooperative society supply day to day quality consumable product at fair price। मतलब जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी वो क्या करता है, जो भी उनके मेंबर्स है उनको डेली बेसिस पे अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देता है एट फेयर प्राइस। ठीक है, प्रिवेंट्स इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ कस्टमर बाय मिडलमैन। कस्टमर का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो मिडलमैन से। इन द सेम वे कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ प्रोड्यूसर, जैसे कंज्यूमर की कोऑपरेटिव सोसाइटी है वैसे प्रोड्यूसर्स की भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके मेंबर सारे प्रोड्यूसर हैं। वो देखते हैं कि उनको प्रॉपर रॉ मटेरियल मिलता है कि नहीं, इक्विपमेंट टूल फेयर प्राइस पे मिलते हैं कि नहीं। स्मॉल प्रोड्यूसर कैन प्रोड्यूस इजीली एंड कैन रियलाइज इकोनॉमिक गुड। कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत प्रोग्रेसिव इन फील्ड ऑफ शुगर, मिल्क, लेदर, रॉ कॉटन, इन सब में तरक्की हुई है बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो 12th पॉइंट इज इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ मेंबर्स। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 12 पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना है इसलिए उसका एग्जिस्टेंस परपेचुअल है, मेंबरशिप ओपन है, लायबिलिटी लिमिटेड, गवर्नमेंट असिस्टेंस भी देता है, डीएम डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, खर्चा कम लगेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कम, इसके कस्टमर को स्पेशल क्लास ऑफ कस्टमर होते हैं, ये दूसरे ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन बन सकता है, ये वेलफेयर एक्टिविटी करता है फॉर सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की वेलफेयर एक्टिविटी करता है, ये ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी एंड लास्ट ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होता है मेंबर्स का एंड ग्रोथ ऑफ मेंबर। ओके, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ी, एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिर्फ 4 लिमिटेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। 4 लिमिटेशन 12 एडवांटेज, देखो ना अपरेंट है। लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। सब लोग थोड़ा पैसा लगा दे तो ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा। लिमिटेशन ऑफ कैपिटल, इट इज डिफिकल्ट टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। लिमिटेशन ऑफ कैपिटल होता है बिकॉज शेयर प्राइस भी कम रहता है, मेंबर्स पुअर या मिडिल क्लास के होते हैं, लोगों के पास लेस अट्रैक्शन होता है टू परचेज शेयर बिकॉज वोटिंग राइट तो पर मेंबर है। देखो अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज्यादा शेयर क्यों खरीदो, क्योंकि आपका वोटिंग राइट तो एक ही रहने वाला है, तो यहाँ पे वोटिंग राइट पर मेंबर होता है तो लोग ज्यादा शेयर खरीदते भी नहीं है, वो अट्रैक्शन कम होता है। दूसरी बात, जो एक शेयर होता है उसकी प्राइस भी कम होती है, तो ओवरऑल कैपिटल कैसे, पैसा कहाँ से आएगा भाई, कैपिटल रेस कम हो पाता है। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। सेकेंड इज लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पाता। डायरेक्टर्स ऑफ सोसाइटी हुआ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंबर, वो ऑनररी सर्विसेज देते हैं। ऑनररी मैंने आपको बताया था या फ्री ऑफ कॉस्ट या तो कम भाव में, तो वो बहुत ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लेते मैनेजमेंट में। तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव मैंने बताया वो ऑनररी सर्विसेज देते हैं, तो उनका इंटरेस्ट मैनेजमेंट में थोड़ा कम होता है। से फॉर एग्जांपल कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है, वो उनका चेयरपर्सन है, लीडर है, कमेटी का मेंबर है, तो उसको कोई पैसा नहीं मिल रहा, खाली वो एक ऑनररी सर्विस दे रहा है, मतलब उसका साथ में कोई बिजनेस, कोई प्रोफेशन, कोई जॉब चल रहा है, लेकिन साथ साथ वो ये भी काम कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं देगा मैनेजमेंट में। ठीक है, बिकॉज वो सर्विसेज ऑनररी दे रहा है, इस वजह से मैनेजमेंट कैसा हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है और मिस मैनेजमेंट होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे कभी आपकी बिल्डिंग्स है, तो बिल्डिंग में कमिटी बनती है, सोसाइटीज बनती है, कोऑपरेटिव, तो क्या होता है, सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, फिर मीटिंग होती है, एक लीडर होता है जिनको हम प्रमुख या कुछ भी बोलते हैं, तो ऑब्वियसली एवरीवन इज बिजी इन देयर वर्क, तो वो चीज टाइम निकाल के ऑनररी सर्विस देने में कभी कभी मैनेजमेंट में थोड़ा इनएफिशिएंसी आ जाती है। ये एक्जैक्टली सेम एग्जांपल, ये जस्ट टेलिंग यू टू रिलेट इट। ठीक है, सेकंड वन इज लैक ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कैसे, काफी पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोसाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। सो पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस रहता है। अगर सोसाइटी पॉलिटिकल फंक्शन में आ जाए तो बिजनेस का फ्रीडम जियोपर्डाइज हो जाता है, जियोपर्डाइज प्रॉब्लम में आ जाता है कि पॉलिटिकली कनेक्ट हो जाए कोई पॉलिटिकल पार्टी से, तो ओवरऑल बिजनेस में
तकलीफ आ सकती है। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट तो चले ही गया फिर, ठीक है। ओके, थर्ड वन इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, PI, एंड फोर्थ वन इज नॉन कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर। अगर मेंबर्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन एंटर इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी जब एक दूसरे में डाउट हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, ग्रुपिज्म हो, सेल्फिश मोटिव हो, तब आता है अपना नॉन कोऑपरेशन। एज अ रिजल्ट इवन द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन इंटरेस्ट, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी का फायदा हम नहीं अचीव कर पाते, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर, वन मोर टाइम, लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ओनली फॉर ऑन अ को, फर्स्ट थिंग पैसा कम, लिमिटेड कैपिटल, सेकंड इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, क्यों, क्योंकि वो लोग ऑनररी सर्विसेज दे रहे हैं। Inefficient management, sorry, lack of efficient management. Please use the headers as it is given. Limited capital, lack of efficient management, political interference, and last one is non-cooperation from member. So students, हमने आज ये चैप्टर चालू किया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज पार्ट 2, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, उसके लिमिटेशन क्या होते हैं, ये सारा सेट पड़ा। आपको इसको बार बार वीडियो को देखो, पॉइंट्स नोट डाउन करो, लर्न करो, एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।